Hello dear students, welcome again to the channel of Diligence Career Classes. I am Mekhla Acharya and we will continue with our chapter The Fundamental Unit of Life, that is Cell. पिछले सेशन में हमने पढ़ा अबाउट सेल कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल की डिस्कवरी किसने की, डिफरेंस क्या है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। और आज हम जानेंगे कि सेल के अंदर क्या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से सेल सारे फंक्शंस कर पाता है। सारे ऑर्गेनल्स को एक एक करके डिस्कस करने के पहले हम देख लेते हैं कि हमें किन किन ऑर्गेनल्स को स्टडी करना है। तो सेल ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। आपने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा कि साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच प्रेजेंट होता है और उसी में सारे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं। पहला सेल ऑर्गेनल है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी या कई बार उसको गोल्गी एपैरेटस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स, फिर प्लास्टेड्स, फिर वैक्यूल्स एंड सेंट्रोसोम। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट, और कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं बट प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। ये डिफरेंस भी हम जानेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फ़र्क होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, हमारा पहला सेल ऑर्गेनल। इसके बारे में आगे जानने के पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ट्यूब्यूलर होता है। कैसा होता है? ट्यूब्यूलर होता है, मतलब कि ट्यूब के शेप का होता है, कुछ ऐसा। और ये जो है न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं, मतलब जो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके साइड में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। कई बार इनके ऊपर कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रफ ईआर बोला जाता है। मतलब जिन स्ट्रक्चर्स के ऊपर डॉटेड लाइन पॉइंट्स आपको दिखते हैं वो रफ ईआर होते हैं और जो एकदम क्लियर होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो मेन पहला क्वेश्चन है, प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं नियर द न्यूक्लियस। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नियर द न्यूक्लियस। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ट्यूब्यूलर होते हैं और ये दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और अगर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल और कुछ आरबीसीज में। मैमल्स के जो मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन आरबीसी ऑफ मैमल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं ये आप ऑलरेडी देख चुके हो। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर ट्यूब्यूलर होता है, लेकिन ये ट्यूब्स इरेगुलर शेप्स के होते हैं, मीन्स कि इनका साइज एक जैसा नहीं होता है। ये कुछ इस शेप के होते हैं जो न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं, इसलिए उनको इरेगुलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो रेगुलर साइज की नहीं होती है। इनके ऊपर कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। इसकी प्रेजेंस की वजह से इसको रफ ईआर बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में RER बोलते हैं। और जिन स्ट्रक्चर्स पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते उनको स्मूथ ईआर बोलते हैं और शॉर्ट में उसको बोलते हैं SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
दो टाइप के होते हैं जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब आइए देखते हैं फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल्स को, ताकि जितने बाकी ऑर्गेनल्स हैं वो अपना वर्क प्रॉपरली कर सकें, अपनी पोजीशन पे रहें। और अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस का काम करेगा, और ये प्रोटीन सिंथेसिस होके, लिपिड सिंथेसिस होके ये दूसरे सेल ऑर्गेनल्स की नीड के अकॉर्डिंग उन तक पहुंच जाएगा। ये उनको उन तक पहुंचाने का वर्क भी करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करते हैं। मतलब कि जो भी बॉडी में लीवर में पॉइजनस सब्सटेंस है उनका डिटॉक्सिफिकेशन करता है स्मूथ ER, दैट इज SER। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इन दिस वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एब्सेंट होते हैं मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स में, RBC में, और प्रोकैरियोटिक सेल में। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स इतने वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं प्रेजेंट होता है। इनका स्ट्रक्चर ट्यूब्यूलर होता है, इर्रेगुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये दो टाइप के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। आइए हम ये भी फर्क देख लेते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंट होता है। आपने देखा एक रफ ER और एक स्मूथ ER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें डिफरेंस क्या क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, बट स्मूथ ER में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स के साइड में पाए जाते हैं, मींस ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट RBC में एब्सेंट होते हैं। सेम ये भी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो ये डिफरेंस है बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और डिफरेंस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स यानी पैनक्रियाटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। सो ये था डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और किन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें ये डिफरेंस क्यों है। जो मेन डिफरेंस है दोनों का वो ये है कि एक में राइबोसोम होता है और एक में राइबोसोम एब्सेंट होता है। इनके फंक्शंस में भी फ़र्क है। राइबोसोम्स जिनमें प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और जिनमें नहीं प्रेजेंट होता है वो लिपिड सिंथेसिस करते हैं। दोनों यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेस्टिस सेल्स और लीवर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला टॉपिक है हमारा राइबोसोम। मैंने आपको भी बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन एब्सेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स में। ये स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं? ग्रैन्युलर होते हैं, मतलब राइबोसोम का स्ट्रक्चर ग्रैन्युलर होता है, मींस दानेदार होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर कैसा होता है राइबोसोम का? ग्रैन्युलर होता है, सर्कुलर होता है, और ये जो है अक्सर प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये
यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये अक्सर साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस इतना वेल डेवलप नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है जिससे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे जुड़ पाए। और पहली चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते, जिस वजह से राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ जगह राइबोसोम्स फ्रीली पाए जाते हैं और कुछ जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। फंक्शन इनका क्या है? इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करने का। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इकलौता फंक्शन है इसका बस यही सिंगल, कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम सेल्स में राइबोसोम्स करते हैं और इनकी प्रेजेंस की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है। सो ये है राइबोसोम्स। ये टॉपिक बहुत छोटा है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर सर्कुलर होता है, ग्रैन्युलर होता है और इनका इकलौता फंक्शन है, सिंगल फंक्शन, कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है सारे यूकैरियोटिक सेल्स में और एब्सेंट होता है आरबीसीज में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? सारे यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है और एब्सेंट होता है आरबीसीज में ऑफ मैमल्स। एब्सेंट होता है ना आरबीसीज ऑफ मैमल। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी ग्रैन्युलर होता है, थोड़ा ट्यूबुलर सा होता है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यानी कि ये इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो 2 लेयर्ड होती है, उसमें 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं और इसमें अंदर इसका खुद का एक डीएनए होता है। जैसे कि न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है ना, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो बेटा, थोड़ा सा स्फेरिकल और ट्यूब्यूलर दोनों है, मतलब कि ट्यूब की शेप में भी है और स्फेरिकल भी, कि जैसे किसी स्फीयर को हाफ कट कर दिया गया हो। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो इनर मेम्ब्रेन, ये जो ब्लू लाइन है ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन अंदर एक मैट्रिक्स टाइप का बना हुआ है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन है और इन 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर मीन्स जो ये है रेड कलर का आप देख सकते हो जिसमें राइबोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट है, उस स्पेस को मैट्रिक्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसका खुद का डीएनए होता है, ऐसे बाकियों के डीएनए नहीं होते लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है और इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जो ये मुड़े हुए पार्ट्स आप देख सकते हो कि कुछ मैट्रिक्स की आउटर लाइनिंग पे आप देख सकते हो इनर मेम्ब्रेन कैसी है, कन्वर्टेड है ऐसे, है ना, जैसे कोई वेव्स हो तो इन वेव्स जो इन्वर्टेड वेव्स होती है उनको क्रिस्टी बोलते हैं। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया आप डायग्राम में देख सकते हो कि हाफ स्फीयर जैसा लग रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से सेल को एनर्जी मिलती है। ये जनरेट करता है एटीपी, दैट इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जनरेट करता है जिसकी वजह से बाकी सेल ऑर्गेनल्स अपना सारा फंक्शन कर पाते हैं। ये सेल को वो एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है जिससे सेल्स अपना वर्क कर पाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है बेटा? सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, सो सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। ये एटीपी जनरेट करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यहाँ पे CO2 एंड H2O2 को भी चेंज करता है ये, ताकि हमारे सेल को एनर्जी मिल सके टू कंप्लीट इट्स वर्क।
बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप ये कह सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये एनर्जी कॉइन्स जनरेट करता है, एटीपी जनरेट करता है, जिससे सेल्स अपना सारा वर्क कर पाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्गी एपैरेटस, जिसको गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। गोल्गी बॉडीज यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स और आरबीसीज में मैमल्स की। मैमल्स मतलब वो जो बर्थ देते हैं अपनी बेबीज को, उनको मैमल्स बोलते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स, मैमल्स की रेड ब्लड सेल्स और प्रोकैरियोट्स में गोल्गी एपैरेटस एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये भी ट्यूबुलर होता है और डबल बाउंडेड होता है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक दूसरे के पैरेलल ये सेल में पड़े होते हैं और इनका वर्क होता है स्टोरेज एंड पैकेजिंग का। मीन्स जो भी प्रोटीन, जो भी चीज़ें सिंथेसाइज हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या अदर सेल ऑर्गेनल्स में, वो गोल्गी बॉडीज में आ जाती हैं और वो वहाँ पे उनकी स्टोरेज एंड पैकेजिंग करके उन्हें जिस भी सेल्स को ज़रूरत है या जिस भी ऑर्गेनल को जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है वो उन तक पहुँचा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, है ना, तो आप जिस भी साइट से ऑर्डर करते हो वो क्या करते हैं, उनके पास बल्क में होता है। लेकिन जैसे आप ऑर्डर करते हो तो आप ऑनलाइन साइट्स पे देख सकते हो कि डिफरेंट जो सेलर्स होते हैं वो उन्हें बेच रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं मेन उनसे खरीदने का बल्क में और स्टोर एंड पैक करके फिर आप तक उस सामान को पहुंचाने का। इस तरह से ही गोल्गी बॉडी क्या काम करती है, स्टोरेज एंड पैकेजिंग का। वो जो भी चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या बाकी उसमें प्रोड्यूस होती है उनको स्टोर और पैक करता है। ये एक और चीज़ को प्रोड्यूस करता है, एक और सेल ऑर्गेनल्स को प्रोड्यूस करता है जिसको लाइजोसोम्स बोलते हैं। लाइजोसोम्स बोलते हैं जिनको गोल्गी बॉडी प्रोड्यूस करते हैं इन द सेल। अब लाइजोसोम्स को क्या कहते हैं और उनका फंक्शन क्या है, हम ये आगे पढ़ेंगे। डायग्राम में एक बार हम लोग देख सकते हैं। गोल्गी एपैरेटस प्लांट सेल में डाइकोटिसोम्स के नाम से जाना जाता है और एनिमल सेल में ये अक्सर न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है और गोल्गी एपैरेटस या गोल्गी बॉडी ही इसको बोलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ट्यूबुलर होता है और ये आपस में पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल ये ट्यूब्स पड़े हुए होते हैं। जो ये रिलीज करते हैं उनको वेसिकल बोलते हैं, जो रिलीज हो जाते हैं उनको डिस्पैच्ड वेसिकल बोलते हैं। ये एक साइड का फेस उनका ट्रांस फेस कहलाता है और जो डाउन साइड फेस होता है उनका सिस फेस कहलाता है। एक मैच्योर फेस होता है, जो ट्रांस फेस होता है वो मैच्योर होता है और जो सिस फेस होता है वो अभी फॉर्म हो रहा होता है। फ्यूजन ऑफ वेसिकल विद सिस फेस, ये इस साइड से फ्यूज होते हैं। मींस फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, मिक्स होना। इस साइड वेसिकल फ्यूज होता है और ट्रांस साइड में वेसिकल डिस्पैच हो जाता है। ये स्ट्रक्चर है हमारा गोल्गी एपैरेटस का, गोल्गी बॉडी का। अब हम देखेंगे गोल्गी एपैरेटस का फंक्शन। गोल्गी एपैरेटस का फंक्शन मैंने आपको बताया कि वो क्या करता है, स्टोरेज एंड पैकेजिंग करता है। क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी चीज़ें बना रहा है या जो भी सीक्रेट हो रहे हैं, जो भी अदर ऑर्गेनल्स जो भी चीज़ें सीक्रेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें बना रहे हैं, वो इनको भेज देते हैं गोल्गी एपैरेटस में। वहाँ पे उनकी स्टोरेज होती है, उनकी पैकेजिंग होती है और फिर वो आगे चल के सीक्रेट होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। नेक्स्ट है हेल्प्स टू फॉर्म सेल प्लेट, सेल वॉल एंड लाइजोसोम्स। गोल्गी एपैरेटस हेल्प करता है सेल की प्लेट बनाने में, सेल वॉल बनाने में और लाइजोसोम्स बनाने में। सेल वॉल और लाइजोसोम्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वो कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनता है। किसमें बनता है, गोल्गी एपैरेटस में बनता है। और मॉडिफिकेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द स्पर्म एंड व्हाट डज गोल्गी एपैरेटस डू, गोल्गी एपैरेटस उसकी मॉडिफिकेशन करता है। सो इस तरह से गोल्गी एपैरेटस के कुछ फंक्शंस हैं, इसलिए उसको सीक्रेटरी ऑर्गेनल भी बोला जाता है क्योंकि ये सीक्रेट हुई सब्सटेंसेस को स्टोर और पैक करके अकॉर्डिंग टू द नीड सेल्स में रिलीज कर देता है।
गोल्गी एपरेटस एक ऑर्गेनल प्रोड्यूस करता है, मैंने आपको बताया, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, फंजाई में प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ ही प्लांट सेल में लाइजोसोम्स पाए जाते हैं और ये रेड ब्लड सेल्स और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं हैं। फंजाई मतलब फंगस वगैरह जो अक्सर आप जिसको हिंदी में फफूंद बोली जाती है, इनमें भी लाइजोसोम्स पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर सैक लाइक होता है और ये लिपिड से बने होते हैं। सैक लाइक मतलब कि बोरी के आकार का, जैसे आप बोरे में कुछ भरते हो, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अगर उसको आप माइक्रोस्कोप के अंडर में स्टडी करोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसकी बाहर एक मेम्ब्रेन होगी, अंदर लिपिड लेयर होगी और ये जो मेम्ब्रेन होती है वो कार्बोहाइड्रेटेड होती है और अंदर इसके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन वगैरह में। अब लाइजोसोम का फंक्शन क्या है? लाइजोसोम्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, वैसे ही लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स बोलते हैं। सुसाइड बैग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी कोई टॉक्सिक एलिमेंट सेल पे अटैक करता है तो ये क्या करता है, अगर मान लीजिए सेल डैमेज हो गया, उस टॉक्सिक एलिमेंट के अटैक की वजह से अगर सेल डैमेज हो गया है तो लाइजोसोम्स खुद को ब्लास्ट करके इस पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेगा और उस सेल को ख़त्म कर देगा। इसीलिए लाइजोसोम को सुसाइड बैग बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनके फंक्शंस हैं डाइजेशन करना ऑफ अननेसेसरी थिंग्स। इनका काम है एज अ डिफेंस एक्ट करना। ये एज अ डिफेंस एक्ट करते हैं, ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी टॉक्सिक एलिमेंट, इसलिए इनको सुसाइड बैग्स बोला जाता है। और ये रिसाइकलिंग सेंटर्स भी होते हैं। रिसाइकलिंग सेंटर्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर किसी एलिमेंट ने, फॉरेन मटेरियल ने, जो कि सेल के लिए अच्छा नहीं है, अगर जो सेल के लिए नुकसानदायक है, अगर उस पर अटैक किया है तो ये लाइजोसोम क्या करता है, उसको रिसाइकिल करता है, उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकाल देता है और सेल को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसलिए लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स थे जो हमने आज पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। स्टे ट्यून विद द चैनल, आपको ऐसे ही डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। बायोलॉजी की क्लासेस वीक में 3 डेज आपको मिलेंगी, दैट इज़ ऑन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। तो आप कनेक्टेड रहिए और आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू। जय हिंद।